वो सबका साथ, सबका विकास, सबकी बात करते हैं, लेकिन जो आपकी मेरुदंड रहा है आपकी पार्टी की, ये लगातार आपके कार्यकर्ता ही लगातार कहते चले आ रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी सुनने वाली जो बातें, चलिए मैंने मान लिया कि जिनको शिखा पकड़ के पटका गया था, भैया मैं अगले जन्म का भैया हम तैयार हैं। अगर कौनी कार्यकर्ता कौन दिक्कत है तो हम चरण छू के माफी मांगे और फिर जुटेंगे और भारत माता की जय, सनातन संस्कृत की जय। नहीं, पर पाठक जी एक बात बताइए ना कि आप क्यों चरण छुएंगे? ये बताओ आप, वो आपसे, राजकिशोर भैया, वो आपसे, तुम क्या चाहते हो कि बारात जाए कि फूफा की तरह लोग जाना चाह रहे हो? वहां बारात जा रही द्वारे पर, द्वार 4 हो रहा और फूफा जी कह रहे हैं कि जीजा कहीं 2 रसगुल्ला मिले, हमका 1 मिला, फूफा अलग नाराज हो रहे। वो चक्कर में ना पड़ो, सब इकट्ठा हैं। अच्छा चलिए, मैं अब ये एक बात है बताइए कि कुछ वाकई गंभीर विषय हैं। अभी जैसे पर्चा लीक और जो तमाम 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती का मामला है, ये सब जो रोजगार और इससे जुड़े विषय, मेरा मानना है ये खतरनाक विषय है। इनसे कितना चिंतित हैं आप लोग? हर स्थिति में हम जनता के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। कहीं कोई दिक्कत है उसे हम सुलझाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे, मेरी गारंटी है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीडीए का एक नया फॉर्मूला आज दे गए। कौन कौन? वही आपके भैया। क्या दे गए? आपके भैया क्या दे गए? मतलब वो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक था ना, उन्होंने जो है उस पे कह दिया कि दया भी जोड़ दिया उसमें, और ये सब चीजें जोड़ दी। जो है वो तुकबंदी वाला सुना कहानी आपने? आप सुना दीजिए। राजा भोज के राज की समय की बात है, एक राजा थे, वो कविता सुनने के बहुत माहिर थे, मतलब उनको अच्छा लगता था, दरबार लगाते थे, कविता सुनते थे। तो जो अच्छा कविता कहता था उसे अशरफी और दिनारे इनाम में मिलती थी, जो नहीं अच्छा कहता था उसको जेल खाने में डाल देते थे। लेकिन स्वरचित होनी चाहिए। यह था कि नकल कॉपी नहीं चलेगा। तो एक जने गए तो बताने लगे कि राजा भोज जैसे पूनों को चांद, पूनों का चांद समझ रहे हैं, पूर्णिमा का चांद। राजा साहब समझ गए कुछ इसने कट पेस्ट किया है, तो उनको सजा दे दिया, कर लिया। सजा दे दिया। तो सजा माफी की अर्जी आई, तो राजा साहब ने कहा मूल सुनाओ जो आपने गढ़ा था। तो उन्होंने लिखा था राजा भोज जैसे मूसरचंद। मूसरचंद समझते हैं खूब तगड़े मोटे। तो ये सब बातें गॉसिप्स हैं। हमारा ध्येय, हमें दिख रही मछली की आंख जैसे अर्जुन की तरह कि भारत की सनातन संस्कृति और विकसित भारत का संकल्प। मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है जी। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कहां है जानते हैं आप? हम 3 गुना बजट कर चुके हैं 17 से, प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हो चुकी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम तेजी के साथ बढ़े। आज अगर हम पैमाना लगाएं, आर्थिक जगत के लोग जो माहिर लोग हैं जोड़ के बताएंगे, आज हम 350-400 बिलियन डॉलर पर खड़े हैं और हम 2030 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पर ब्रजेश जी, अच्छा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप ये बताइए कि अभी आपके 10 से 11% के बीच में जो वृद्धि है, इसको आपको 14-15% तक लेकर जाना होगा। उसके बाद अगले 5 सालों में आप 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो आपका महत्वाकांक्षी लक्ष्य है उसको आप पा पाएंगे। उस दिशा में कुछ होते हुए कहाँ दी सड़क का, आप सड़कों का जाल गिना रहे हैं, अभी इंडस्ट्रियों की आप बात कर रहे हैं कि इतना निवेश होगा, लेकिन इन अगर 9.5 सालों का लेखा जोखा हिसाब किताब रखा जाए तो उसमें जो पूरे देश में जिस तरीके से प्रगति हुई है उसके कंटेक्स्ट में यूपी कहां खड़ा हुआ है? जो कि आप बहुत नीचे थे, ऊपर ले आए, यहां तक तो ठीक समझ में आता है। जब कोई हम चलते हैं ना तो हमें लगातार चलते रहना होता है। हम जीएसटी संग्रह पर आते हैं, हम टैक्स से ही तो जानेंगे हमारा आर्थिक मोर्चा कैसा है। बताना भैया लोगों, बोलो ना आप लोग, टैक्स से ही जानेंगे ना हम कहां खड़े थे टैक्स कलेक्शन में। आपने गलत चीज पूछ ली, आप कहते हैं जय श्री राम तो भी सब बोल देते हैं। नहीं, सब लोग बोल रहे हैं, जो जानकार हैं बोल रहे हैं। टैक्स कलेक्शन में हम दूसरे नंबर पर आए हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। और हमारी स्थिति कहां थी? हम कर्नाटक से भी पीछे थे, तमिलनाडु से भी पीछे थे, तेलंगाना से भी पीछे थे। हमने सबको पीछे धकेल दिया है। हम महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में खड़े हैं और आने वाले दिनों में हम नंबर 1 पर आएंगे। चलिए, अच्छी बात है। अब अच्छा ये बताइए कि 2024 में जो तत्व विद्यमान थे, जो विषय थे, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया,
मोदी सरकार बैसाखियों पर बनी, उसका एक और एकमात्र कारण उत्तर प्रदेश था। उन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए, उनके निदान के लिए क्या स्टेप उठाया गया, क्या किया गया? ऐसा हुआ, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने फेक बातें रखी। फेक बातें समझते हैं? काठ की हांडी रखी, और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं उदाहरण के लिए 2 बातें कहूंगा, फिर आप बोलिएगा। एक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मन से इंडी गठबंधन ने कहा कि महिलाओं के खाते में 8,500 रुपया आएगा, और एनजीओ के माध्यम से इन्होंने महिलाओं के फार्म भरवाए जी बिल्कुल भरवाए ना। और राहुल गांधी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की मंच पर साथ साथ कहा कि महिलाओं के खाते में खटाखट पैसा आएगा। याद है आपको? चवन्नी नहीं आया? आया नहीं आया ना? तो सरकारी नहीं आई। मैं बता रहा हूं, वो आना ही नहीं था ना। ये तो ढपोर संख है, कुछ भी मांग लो हाँ कर देंगे, देना कुछ है नहीं, कि सरकार बनना नहीं है। आप इनका मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे, सब कुछ बकवास, कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी देने को तैयार घूम रहे। ऐसा थोड़ी चलेगा। और दूसरी बात, इन्होंने गलत नैरेटिव प्रस्तुत किया। आज उत्तर प्रदेश में एक नागरिक ये समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठजोड़ प्रदेश को गर्त की ओर ले जाने का काम करेगा। इसका उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, केवल इस सत्ता के भूखे लोगों का समूह है। पर उप मुख्यमंत्री जी, एक बात आप बताइए कि आपने ये विषय बताया कि उन्होंने ये वादे किए थे, उन्होंने खटाखट कहा था। जहां तक मेरी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है और जितना मैं जानता हूं, उस लिहाज से असली मुद्दा यह था कि आपके कार्यकर्ताओं में भी असंतोष था, टिकटों के वितरण को लेकर कुछ विषय थे, संगठन और सरकार एक प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। क्या आप इन सब चीजों से इनकार करते हैं? मैं आपको बात को पूरी करता हूं। हाँ। जब हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी आती है तो हम छोटी बीमारी का नाम नहीं लेते। जैसे हमारे में फ्रैक्चर हो गया तो अंगुली में भी दर्द होगी, पीठ में भी दर्द होगी, सर में भी दर्द होगा, भूख भी लगेगी, दाएं भी दर्द होगा, बाएं। फ्रैक्चर था। फ्रैक्चर यह था कि लोगों को गुमराह किया गया, और अब उत्तर प्रदेश के लोग गुमराह नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी ही डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर है, और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके केवल भारतीय जनता पार्टी चल रही है। नहीं तो आपको लगता है कि संगठन की सारी समस्याएं दूर हो चुकी हैं? संगठन सब ठीक है? मैं आपको बता दूं राजकिशोर जी, नहीं मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, हम बेहतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 100% तो आप भी नहीं सोच सकते, हम भी नहीं सोच सकते। भगवान भी आप समझते हो, वेद पुराण आप सब जानते हो, वहां 100% सही होते रहेगा। इंद्र भगवान तो आकर के खुरपेच करते ही रहते थे। करते थे कि नहीं करते थे? बताओ जरा। नहीं वो ठीक है। तो ऐसे सब चलता रहता है। नहीं पर वो खुरपेच जो है, एक बार कुल मिला के समझ लो, नटसेल रिजल्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूपी की जनता खुश है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो विषय थे उनका अभी तक कोई निदान होता, पूरा निदान हो रहा है, और आपको समय पर परिणाम बताएगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ 17 वाला इतिहास दोहरा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे? ये हम बताएंगे। और कौन बताएगा? ये आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता चुके हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश की, देश की जनता को बता दिया है। ये आप क्यों बार बार डिबेट में लाते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है उसको एक एक कार्यकर्ता के लिए निर्देश होता है। वो क्या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो दोहरा दीजिए ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातों को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का एक एक कार्यकर्ता पालन करता है। नहीं, मैं इसलिए बार बार सवाल पूछना पड़ता है क्योंकि ये कहा जाता है। आप एक बात बताओ, आप अपने मंच को सही से खुरपेच गड्ढा तो नहीं बनाए? नहीं, अगर प्रश्न पूछना खुरपेच है तो शायद वही मान लेते हैं। नहीं, प्रश्न क्या है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, सब पर लागू है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर इस पे आता हूं मैं। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें हेल्थ टूरिज्म और जो तमाम जो बातें हो रही, उस दिशा में आपका क्या प्लान है, उस पर थोड़ा रोशनी डालें। हेल्थ टूरिज्म बढ़ा है, और बड़ी संख्या में मरीज हमारे पास विदेश से आते हैं। और आप एक अखबार का कटिंग हमें मिला था, ढेर सारे लोग यूके यूएस में रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, मैं यूके की चर्चा कर रहा हूं, तो 6 महीने बाद आपको बाईपास सर्जरी का समय मिलेगा, जो डेवलप्ड अपने आप को कंट्री बोलते हैं। और हमारे यहां यदि आवश्यक है तो तत्काल लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होती है। तो उत्तर प्रदेश ने और देश ने हर क्षेत्र में बड़ी प्रगति हासिल की, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे चिकित्सा विज्ञान हो, हर क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने का काम भारत ने, उत्तर प्रदेश ने किया है।
और अभी चूंकि फिर घूम फिर के क्या करें कि आप इतने पॉलिटिकल हैं उप मुख्यमंत्री जी, चूंकि आप जो शासन करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो तमाम जो पॉलिटिकल चीजें जो हैं वो सारी घूम फिर के आपके आसपास से आती हैं। आप एक कुछ चंद उन नेताओं में से हैं कि जिनके घर जाइए तो हमेशा कुछ लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, और आप भी लगातार लोगों से मिलते रहते हैं कि जो आज की राजनीति में सहज नहीं है, थोड़ा सा आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्या? लेकिन कि लोग इस तरीके से मिले, लोग तो प्रोटोकॉल बताने लगते हैं ना। नहीं, सभी लोग आवत हैं, घर है हमारे, सबका घर है वो तो। कल के पैदा हुए मंत्री हैं, वो प्रोटोकॉल बता रहे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, सब लोग घर के हमारे हैं। कौन प्रोटोकॉल बता रहा है? आपके सहयोगी बता रहे हैं। नहीं कौन नहीं, सवाल पूछने प्रोटोकॉल बता रहे हैं। अरे सब लोग ठीक है, सब अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, वो अच्छा कर रहे हैं कि बता रहे हैं प्रोटोकॉल, सवाल पूछने का नहीं, प्रोटोकॉल कौन होता है। ऐसी कौन बात नहीं है। अरे सामने ही है आप आपके। कौन नाम बताओ तो हम उनसे बात करेंगे। घर की बात है, सब लोग मिलजुल करके बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी सरकार में मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं। नहीं, सब बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छा लोग हैं, हम उनको बात करेंगे। ऐसी नहीं, कोई दिक्कत अच्छा तो हैं। ऐसी कौन दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जब उनको आबकारी मंत्रालय दिया गया था, वो क्या उनके जो पिताजी का बयान था रम वाला, उसका थोड़ा सा कुछ असर आ हाँ, ये गया था सब क्या? बात अच्छी चल अच्छा, वो भी भाई अपना काय छीछा लेते कर। नहीं सब मैंने इसीलिए ना कहा कि आप लोग नहीं, बहुत अपना भाई है, वो अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा ये बताइए कि अब जब आप चुनाव में जाएंगे 2027 में, जी। तो वाकई आपके सामने उत्तर प्रदेश के क्या मुद्दे होंगे जब जनता के बीच में जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे कि आखिर किस बात पे आपको वोट दें? क्योंकि खास तौर से मैं फिर कह रहा हूं कि 2024 के हमारे हिसाब से सामने आपकी सरकार जा रही है। वो तो हमारा संकल्प पत्र आएगा, हम संकल्प पत्र लेकर के आपके समक्ष आएंगे, प्रदेश जनता के समक्ष जाएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य में, माननीय मोदी जी के लक्ष्य पे 4 प्रमुख तत्व हैं जिनका हमें मुख्य धारा में ला करके उनको नंबर 1 पर रखना है। एक तो महिला, सभी हमारी माताओं बहनों का, बेटियों का हर मोर्चे पर उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। नंबर 2 किसान, नंबर 1 पर हमारे किसान, उनको हर क्षेत्र में प्रगति हो उनकी, उनको कहीं कोई समस्या न हो। तीसरा युवा, माननीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में है युवाओं को नंबर 1 पर रहना। युवा ही हमारी ताकत है, हर क्षेत्र में युवा मोर्चे पर आगे आए और उसको काम करने का अवसर मिले। चलिए, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारी सहयोगी यहाँ पर खड़ी हो चुकी हैं, तो आदेश हो चुका है। जैसे वो संसद में और विधानसभा में बजर नहीं बज जाता है, तो होता है कि बस अब निकल लो, हो गया टाइम, तो मेरे लिए आदेश आपको हो गया। निकलना तो, नहीं है, जमना है। मैं तो जो है बस मैं अपना समाप्ति कर रहा हूँ। तो बस आखिरी में बस यही कहूँगा कि मुझे एक पंक्ति याद आती है वसीम बरेलवी की कि हमें सलीका नहीं है गलत बयानी का, हमारे मुंह में हमारी जुबान रहने दो। तो कम से कम एक जुबान वाला नेता है जो कम से कम सवालों का जवाब आपके साथ मुखरता से देता है, असहज प्रश्नों को सहज तरीके से हम देने भी की 2 कोशिश लाइनें के कहकर बाद- बात समाप्त करेंगे। हमारे उन्नाव के थे आपके पड़ोसी स्नेही शुक्ल जी लिखते हैं, भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत माता के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि अब एक विशेष सम्मान समारोह भी